भारत एक ऐसा नाम जिसकी मिट्टी में साम्राज्यों की यादें दबी हैं। पर हर युग में भारत वैसा नहीं था जैसा हम आज उसे जानते हैं। एक समय था जब सिंहासन खाली थे, राजधानियां खामोश थीं और वे रास्ते जिन पर कभी सेनाएं चला करती थीं अब सिर्फ हवाओं की गूंज सुनते थे। मौर्य साम्राज्य ढह चुका था, कुषाणों की शक्ति फीकी पड़ चुकी थी और उनके बाद भारत बिखर गया था। छोटे छोटे राज्य, स्थानीय शासक, अधूरी सत्ता, अनिश्चित भविष्य। कहीं शक्ति थी पर दिशा नहीं, कहीं सेना थी पर एकता नहीं। व्यापार के मार्ग धीरे धीरे सुस्त पड़ रहे थे, नगर अपने वैभव को भूलते जा रहे थे और जनता किसी ऐसे हाथ की प्रतीक्षा में थी जो व्यवस्था लौटा सके, जो स्थिरता दे सके, जो भविष्य का भरोसा जगा सके। इतिहास अक्सर ऐसे ही क्षणों में करवट लेता है जब अराजकता नए युग की भूमि तैयार करती है, जब कोई नाम अभी अनजाना समय के गर्भ में धीरे धीरे आकार लेने लगता है। ये कहानी युद्ध से शुरू नहीं होती, ये कहानी रक्तपात से जन्म नहीं लेती। ये कहानी शुरू होती है धैर्य से, रणनीति से और एक ऐसे निर्णय से जो आने वाली सदियों को बदल देता है। क्योंकि बहुत जल्द गंगा के विस्तृत मैदानों में एक नया प्रतीक उभरेगा, एक नया वंश, एक नई सत्ता, एक नया युग। लेकिन उससे पहले हमें उस भारत को समझना होगा जो इस साम्राज्य से पहले था। ये कहानी है ताज से पहले की, साम्राज्य से पहले की। ये कहानी है गुप्त युग से पहले के भारत की। गुप्तों से पहले का भारत एक साम्राज्य नहीं था, वो एक भूभाग था, विभिन्न शक्तियों में बटा हुआ, अलग अलग महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में वो केंद्रीय शक्ति नहीं रही जो कभी अशोक के समय दिखाई देती थी। कुषाण शासकों ने कुछ समय तक उत्तर भारत को स्थिरता दी, व्यापार को बढ़ावा दिया और नगरों को जीवित रखा। लेकिन समय के साथ उनकी शक्ति भी क्षीण होने लगी और जैसे ही वो शक्ति टूटी, भारत फिर से छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। हर क्षेत्र में एक स्थानीय राजा था, हर राजा के पास अपनी सेना थी, अपनी सीमाएं थीं और अपनी सीमित दृष्टि भी। कहीं सत्ता थी लेकिन वो दूर तक नहीं जाती थी, कहीं संसाधन थे लेकिन उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था नहीं थी। राज्य आपस में लड़ते थे, संधियां बनती और टूटती थीं। विश्वास कम था और स्थिरता उससे भी कम। व्यापार मार्ग जो कभी उत्तर को दक्षिण से और पूर्व को पश्चिम से जोड़ते थे, अब असुरक्षित हो चुके थे। कारवां रुकने लगे थे, नगर धीरे धीरे अपने वैभव से दूर जा रहे थे और इस विखंडन के बीच सबसे अधिक प्रभावित थी साधारण जनता। क्योंकि सत्ता बदलती थी लेकिन सुरक्षा नहीं आती थी, राजा बदलते थे लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती थी। इतिहास हमें यह सिखाता है, जब शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है तो एक नई शक्ति का जन्म होता है, ऐसी शक्ति जो टुकड़ों को जोड़ सके, जो अराजकता को व्यवस्था में बदल सके। और भारत ऐसे ही एक क्षण पर खड़ा था, एक ऐसे मोड़ पर जहां पुराने साम्राज्य स्मृति बन चुके थे और नए साम्राज्य अभी आकार ले रहे थे। इसी भूमि पर, इसी विखंडन के बीच एक क्षेत्र था जो सदियों से सत्ता का केंद्र बनता आया था, गंगा का मैदान, मगध। और यहीं से भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। इतिहास केवल राजाओं से नहीं बनता, इतिहास बनता है भूमि से, नदियों से और उन लोगों से जो उस भूमि पर अपना जीवन गढ़ते हैं। और यदि भारत के इतिहास में किसी एक क्षेत्र ने बार बार सत्ता को जन्म दिया है तो वो है गंगा का मैदान। हिमालय से निकलती नदियां, उपजाऊ मिट्टी और दूर दूर तक फैला समतल भूभाग, ये केवल भौगोलिक विशेषता नहीं थी, ये शक्ति की नींव थी। यहां कृषि फलती फूलती थी,
अन्न की कोई कमी नहीं थी, जनसंख्या स्थिर थी और नगर स्वाभाविक रूप से विकसित होते थे। इसी क्षेत्र में सदियों पहले मगध उभरा था, मौर्यों के समय भी और उससे पहले भी। मगध केवल एक राज्य नहीं था, वो एक विचार था, क्योंकि मगध सिर्फ भूमि पर नहीं, मार्गों पर शासन करता था। नदी मार्ग, स्थल मार्ग, व्यापार के रास्ते। जो भी इन मार्गों को नियंत्रित करता था, वो केवल क्षेत्र नहीं, संसाधन और संचार तीनों पर अधिकार रखता था। मगध के शासक इस सत्य को समझते थे। वे जानते थे, युद्ध बाद में आता है, पहले व्यवस्था आती है। इस क्षेत्र के लोग खेती करना जानते थे, व्यापार करना जानते थे और सत्ता के साथ जीना भी। यहां समाज अराजक नहीं था, यहां स्थिरता की स्मृति थी। और जब पूरे भारत में राजनीतिक विखंडन फैला हुआ था, मगध धीरे धीरे फिर से सशक्त हो रहा था। बिना शोर के, बिना बड़े युद्धों के, बिना इतिहास की सुर्खियों के। यही वो भूमि थी जहां एक नया वंश जड़ें जमाने वाला था। एक ऐसा वंश जो इस भूगोल की शक्ति को समझता था, जो प्रतीक्षा करना जानता था और सही समय पर सही कदम उठाने वाला था। और उस वंश का नाम अभी इतिहास की सतह पर पूरी तरह उभरा नहीं था, लेकिन वो नाम अब दूर नहीं था। इतिहास में हर साम्राज्य की शुरुआत तलवार से नहीं होती। कुछ साम्राज्य धैर्य से जन्म लेते हैं। गुप्त वंश के संदर्भ में वो नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम कोई महान विजेता नहीं था। उसने दूर दूर तक सेनाएं नहीं भेजी, उसने नगरों को आग में नहीं झोंका, लेकिन उसने कुछ और महत्वपूर्ण किया। उसने सत्ता को वैधता दी। उस समय सिर्फ शक्ति होना पर्याप्त नहीं था, उस शक्ति को स्वीकार्यता भी चाहिए थी। और यही वो स्थान था जहां चंद्रगुप्त प्रथम ने इतिहास की दिशा बदली। उसका विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारा देवी से हुआ। ये केवल एक विवाह नहीं था, ये एक राजनीतिक घोषणा थी। लिच्छवी, उत्तर भारत का एक प्रतिष्ठित और सम्मानित गणराज्य, अब गुप्तों के साथ जुड़ चुका था। इस एक निर्णय ने गुप्तों को सिर्फ शक्ति नहीं, पहचान दी। और इसी पहचान के साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने नाम के साथ एक नया उपाधि जोड़ी, महाराजाधिराज, राजाओं का राजा। ये उपाधि खाली शब्द नहीं थी, ये संकेत था कि सत्ता अब स्थायी होने जा रही थी। इसी समय गुप्तों ने अपने पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर केवल मूल्य नहीं था, इन पर संदेश था। संदेश ये था, ये वंश अब आने वाला है और ये टिकेगा। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन वो पर्याप्त था। उसने एक ऐसा आधार तैयार किया जिस पर उसका उत्तराधिकारी एक साम्राज्य खड़ा कर सके। और वो उत्तराधिकारी अब इतिहास के द्वार पर खड़ा था। एक नाम जो भारत के मानचित्र को बदलने वाला था, समुद्रगुप्त। सत्ता का जन्म एक क्षण हो सकता है, लेकिन सत्ता का टिकना एक प्रक्रिया होती है। चंद्रगुप्त प्रथम ने यही प्रक्रिया शुरू की थी। उसके शासन में गुप्त सत्ता केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही, वह एक ढांचे में ढलने लगी थी। प्रशासन, राजस्व और नियंत्रण, इन तीनों पर धीरे धीरे ध्यान दिया जाने लगा। राज्य अब केवल शासक की इच्छा से नहीं चलता था, वह नियमों से, व्यवस्था से और परंपराओं से चलने लगा था। गुप्तों की शक्ति किसी एक युद्ध पर आधारित नहीं थी, वह निरंतरता पर आधारित थी। स्थिर सीमाएं, स्थिर शासन और स्थिर समाज। ये वही समय था जब लोग राजाओं के नाम से नहीं, राज्य के नाम से पहचानने लगे थे। गुप्त अब केवल एक वंश नहीं था, वह एक सत्ता बन चुका था। और इस सत्ता की सबसे बड़ी विशेषता थी संयम। न अनावश्यक युद्ध, न जल्दबाजी, न अतिविस्तार। चंद्रगुप्त प्रथम समझता था कि शक्ति का सही उपयोग उसे बनाए रखने में है, ना कि उसे दिखाने में। इस स्थिरता ने एक नई पीढ़ी को तैयार होने का समय दिया। एक ऐसी पीढ़ी जो केवल सत्ता संभालने के लिए नहीं, उसे विस्तार देने के लिए तैयार हो रही थी। और जैसे ही ये पीढ़ी आगे आई, भारत के इतिहास में गुप्त नाम अब केवल सुरक्षित नहीं, बल्कि आक्रामक रूप से उभरने वाला था। क्योंकि अब मंच तैयार था, सत्ता स्थिर थी और उत्तराधिकारी तैयार था।
गुप्त वंश अब खड़ा था पूरी तरह, और उसका अगला अध्याय भारत को कभी न भूलने वाला था। इतिहास में कुछ शासक साम्राज्य बनाते हैं और कुछ शासक ऐसे उत्तराधिकारी तैयार करते हैं जो साम्राज्य को दुनिया के मानचित्र पर उतार देते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम इसी दूसरी श्रेणी में आता है। उसने युद्धों से नहीं, स्थिरता से भविष्य लिखा। उसने शोर से नहीं, संरचना से सत्ता को आकार दिया। और जब उसका समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ा, गुप्त सत्ता कमजोर नहीं हुई, वह तैयार थी। एक ऐसी तैयारी जो केवल विस्तार की प्रतीक्षा में थी। उसके बाद सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति केवल एक राजा नहीं था, वह एक योजना था, एक दिशा थी, एक परिवर्तन था। उसका नाम समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के साथ गुप्त वंश रक्षा से आगे बढ़ने वाला था। जहां चंद्रगुप्त प्रथम नींव था, वहीं समुद्रगुप्त उस नींव पर खड़ा साम्राज्य बनने वाला था। अब युद्ध आने वाले थे, सीमाएं बदलने वाली थीं, और भारत एक बार फिर केंद्र से शासित होने वाला था। लेकिन वह एक और कहानी है, एक ऐसी कहानी जो तलवार से लिखी जाएगी, जो स्तंभों पर उकेरी जाएगी और जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। अगले अध्याय में समुद्रगुप्त और भारत की सबसे साहसिक विजय यात्रा।